स्वागत है आपका चंदनपुर और लखनपुर गांव में। यहाँ हर साल एक प्रथा होती है। यहाँ के गांव के कुल देवता की पूजा और उससे भी रोचक प्रथा है कुल देवता को चढ़ने वाला लड्डू। जो जितना बड़ा होगा समझो उतना ही उस गांव का नाम होगा और कुल देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जिस गांव का लड्डू छोटा होगा वो बड़े लड्डू वाले गांव को अपने गांव में भोज और पूरे साल उनका हुक्म मानेगा। तो चलते हैं चंदनपुर गांव के मुखिया के घर। अरे भाग्यवान, चाय बनाने आसमान गई हो क्या? बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है। क्या शाम को दोगी सुबह की चाय? बस करो चिल्लाना, सुबह से 5वीं चाय है ये। पंचायत में कब जाओगे या यहीं बैठकर मुझसे पूरा दिन चाय बनवाने का बीड़ा लिया है? अरे बंद करो अपना संगीत। बीड़ा तो इस बार पूरे गांव पर रखा है। अगर इस बार भी लड्डू छोटा बनाना तो पूरे लखनपुर गांव को भोज कराना होगा और ना देवता की कृपा होगी। और पूरे साल झुक झुक के प्रणाम करना होगा। हर साल झुक झुक कर ही मेरी कमर का दर्द पहाड़ बन गया है। एक और साल इस दर्द को मैं नहीं झेल सकता। तो क्यों नहीं जाकर इस मसले का हल ढूंढते हो? अब के बार कोई ऐसा हलवाई पकड़ो जो सबसे बड़ा लड्डू बना सके। हाँ, अब तो देखना ही पड़ेगा। चलो मैं पंचायत में होकर आता हूँ। शाम की चाय पर बात करूंगा तुमसे। क्या? पंचायत छोड़कर चाय की दुकान खोल लो, खुद बनाना और खुद ही पी लेना। देखो मुखिया जी, इस बार लड्डू बनाने के लिए उस घनचक्कर फकीर चंद को मत बुला लेना जो हलवाई कम मिस्त्री ज्यादा लगता है। उसी की वजह से 1 साल से भुगत रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार कोई चंड हलवाई ही चंदनपुर गांव का लड्डू बनाएगा और हलवाई ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इस बार। आप चिंता मत कीजिए, पूरे शहर में ढूंढकर एकदम होशियार हलवाई पकड़ कर लाऊंगा। मैं आज ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। हलवाई को अब साथ लेकर ही आऊंगा। भाग्यवान, कहाँ हो? अरे चाय बना दो जरा। सो रही हो क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ, सो रही हूँ। तुमने मेरे आगे पीछे इतने नौकर जो छोड़ रखे हैं, आराम करती रहती हूँ। हलवाई मिला या बस पंचायत में भी बैठे बैठे चाय ही पी रहे थे? अरे भाग्यवान, बंद करो अपना संगीत और जाकर गर्मा गर्म 1 कप चाय बना लाओ। बस पूरा दिन चाय ही पीना। इस बार भी लग नहीं रहा कि हम लखनपुर वालों से जीत पाएंगे। बस जब बोलती हो तब गलत ही बोलती हो। जाओ अब जाकर चाय बना लाओ। गलत नहीं, सही बोल रही हूँ। इस बार भी हम नहीं जीते तो नाक कट जाएगी। अब बात करते हैं लखनपुर गांव की, जिनको हर साल जीतकर मुफ्त का भोज और जी हुजूरी करवाने की थोड़ी आदत सी हो गई है। देखो भाइयों, इस बार भी देवता की पूजा का लड्डू सबसे बड़ा होना चाहिए। ध्यान रहे, हर बार की तरह इस बार भी दावत चंदनपुर वालों के यहाँ पर ही होनी चाहिए। हर साल जो वो सेवा सत्कार करते हैं वो तो मजबूरी में ही करते हैं, लेकिन क्या करें, कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस बार चंदनपुर गांव जीत के लिए पूरी जान लगा देगा। वैसे मुखिया जी, इस बार लड्डू कितना बड़ा होगा? चंदनपुर वालों से बड़ा, इतना बड़ा कि पूरा गांव उस लड्डू के नीचे दब जाए। जल्दी जल्दी लग जाओ सब काम पर। और गेंदुमल, खबर रखना कि चंदनपुर वाले कितना बड़ा लड्डू बना रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैंने अपने खबरी चारों तरफ लगाए हुए हैं। वो हमसे ये प्रतियोगिता जीत नहीं सकते। अब दोनों गांव तैयारी करना शुरू कर देते हैं सबसे बड़ा लड्डू बनाने की। वहाँ नंदू सबसे बड़ा लड्डू बनाने वाले हलवाई को शहर में ढूंढता है। लड्डू बनवाना है। बोलो,
कितने किलो का बनवाना है? किलो नहीं, बड़ा पूछो। ठीक है, कितने फीट का बनवाना है? फिट नहीं, 10 मंजिल जितना बड़ा बनाना है। 100-200 साल तक पूरा गांव बस लड्डू ही खाने वाला है क्या, जो इतना बड़ा लड्डू चाहिए? हाँ, चंदनपुर लखनपुर गांव के कुल देवता की पूजा है। जिनके गांव का लड्डू सबसे बड़ा होगा उसको ही कृपा मिलेगी। और तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, टाइम कम है। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन इतना बड़ा लड्डू बनाने के लिए जितनी घी, शक्कर और बाकी सामग्री लगेगी वो है तुम्हारे गांव में। अरे सब मिलेगा तुम्हें, बस लड्डू आसमान जितना बड़ा होना चाहिए। छज्जू और नंदू चंदनपुर की तरफ चल देते हैं और दोनों मुखिया जी के सामने पहुंच जाते हैं। तो तुमने सारी बात नंदू को बता ही दी होगी कि तुम्हें सबसे बड़ा लड्डू बनाना है। बन जाएगा। तभी कोई मुखिया जी चिल्लाता हुआ आता है। अरे ढोलू, क्या हुआ जो इतना चिल्ला रहा है? मुखिया जी, हमें नहीं लगता कि हम लखनपुर गांव के जितना बड़ा लड्डू बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुतुब मीनार जितना लड्डू बना रहा है। मैंने अभी लखनपुर के मुखिया को कहते सुना। कोई बात नहीं, हम आसमान जितना बड़ा लड्डू बनवाएंगे। उसके लिए तो हमें बहुत टाइम लगेगा। आज से घी शक्कर जमा करनी शुरू कर दो मुखिया जी। दोनों गांव लग जाते हैं सबसे बड़ा लड्डू बनाने की तैयारी में। मुखिया जी, ये लड्डू तो बार बार दूसरी मंजिल पर ही टूट रहा है। अब क्या करें? ऐसे तो हम कुतुब मीनार जितना लड्डू बना ही नहीं पाएंगे। आधे गांव की चीनी डाल दी चाशनी में, फिर भी लड्डू टूट रहा है। क्यों ना लकड़ी का कुतुब मीनार बनाया जाए और उसके ऊपर हम लड्डू की बूंदी चिपका देंगे। इससे सबको लगेगा कि ये अंदर बाहर से बिल्कुल असली लड्डू है। अब लखनपुर गांव वाले लग जाते हैं पहले लकड़ी का कुतुब मीनार बनाने में। उधर चंदनपुर गांव भी अपनी तैयारी में लग जाता है लड्डू बनाने में। और चंदनपुर पहाड़ जितना लड्डुओं का ढेर लगा देता है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में देखते ही देखते लड्डुओं का ढेर ढह जाता है। क्यों रे हलवाई, तेरा ये आसमान जितना लड्डू का पहाड़ तो पूजा होने से पहले ही गिर गया। अब क्या करेंगे कल पूजा में? कहाँ से पकड़ के लाया है रे नंदू इस हलवाई को? मुखिया जी, इसे शहर से पकड़ कर लाया हूँ। सुनने में आया था कि बड़ा मशहूर हलवाई है। मुझे क्या पता था कि इसे तो ठीक से लड्डू बनाना भी नहीं आता। अब अगर लड्डू ही नहीं होगा तो फिर देवता की पूजा कैसे होगी? बिना लड्डू के ना देवता का आशीर्वाद मिलेगा और ना प्रतियोगिता में जीत। क्या इस बार भी लखनपुर वाले हमें बता देंगे कि देवता उन्हीं के साथ है? अब क्या करेंगे? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। हलवाई बुलाया, वो भी ऐसा। अरे भाग्यवान, तुम जरा अपना संगीत बंद करोगी? मुझे कुछ सोचने दो। अब सोचने से क्या होगा? लड्डू बनाने की सामग्री भी तो नहीं है। और अब तो इतना समय भी नहीं है कि दोबारा बना सके। और ना ही इतनी शक्कर है और ना ही इतना घी। सभी गांव के लोग मुंह लटकाकर अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लगता है इस साल भी लखनपुर वाले ही जीत जाएंगे और फिर से पूरे साल उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह जब चंदनपुर गांव जागता है तो देखता है कि एक विशाल लड्डू गांव में रखा है, जिसका ऊपरी हिस्सा बादलों में छुपा हुआ है। सभी देखकर खुश हो जाते हैं। अरे छज्जू, तूने तो रातों रात कमाल कर दिया इतना बड़ा लड्डू बनाकर। अबे जी, मैं तो रात को जाकर सो गया था। तो फिर ये लड्डू किसने बनाया? पता नहीं। अब सभी गांव के लोग समझ चुके थे कि ये देवता की कृपा है। सभी गांव के लोग बेसब्री से पूजा और प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे कि कौन सा गांव विजेता होगा। और लखनपुर गांव वालों ने भी
अपना लड्डू देवता के सामने रख दिया था। सभी देख रहे हैं, दोनों लड्डुओं की ऊंचाई आसमान के बादलों में गायब थी। वाह, देखो कितना चमक रहा है हमारा लड्डू। लगता है चंदनपुर गांव हमारे लड्डू की चमक से ही हार जाएगा। क्यों प्रताप, इस बार तुम्हें गलतफहमी हो रही है राम लखन। चंदनपुर गांव के लड्डू के सामने चमक थोड़ी कम है। हाँ मुखिया जी, चंदनपुर के लड्डू की चमक पूरे गांव को रोशन कर रही है। मुझे तो ऐसी रोशनी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ये जो भी रोशनी है लखनपुर के गांव के लड्डू की चमक है, और उसी से तुम्हारा लड्डू भी चमक रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लड्डू की चमक है। वो तो तब पता चलेगा जब देवता का आशीर्वाद मिलेगा कि किसका लड्डू सबसे बड़ा है। लगता है प्रताप सिंह पिछले साल की हार भूल गए हो, और अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। हारा हुआ गांव जीते हुए गांव के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। सभी देवता की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि इस बार किसको देवता का आशीर्वाद मिलेगा। देखते ही देखते लखनपुर गांव का लड्डू धड़ धड़ करके धराशायी होना शुरू हो जाता है और चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे, इनका लड्डू तो खोखला है। इसका तो पूरा कवच लकड़ियों का था। सिर्फ ऊपर से ही लड्डू थे और अंदर पूरा लकड़ियों का ढांचा था। देखा राम लखन, देवता की कृपा से तुम्हारा झूठ पूरे गांव के सामने आ गया। हर साल बेईमानी करके विजेता बनते आ रहे थे ना तुम। हाँ मुखिया जी, बस बड़ी बड़ी बातें और छोटे लड्डू बनाते। अब पूरे साल इनको चंदनपुर गांव के सामने शर्मिंदगी के साथ चलना पड़ेगा। बड़े आए लड्डू की चमक दिखाने वाले। तभी आसमान गरजने लगता है और आसमान से आई एक तेज प्रकाश की रोशनी से चारों तरफ उजाला हो जाता है और तभी एक आवाज आती है। झूठ का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी वो गिर ही जाता है। लखनपुर वाले हमेशा चंदनपुर वालों के साथ बेईमानी करते आए हैं, और इसीलिए अब से हर साल बिना किसी प्रतियोगिता के चंदनपुर गांव ही विजेता रहेगा, और लखनपुर गांव को हमेशा चंदनपुर गांव के सामने झुक के चलना होगा। और मेरी कृपा हमेशा चंदनपुर गांव पर बनी रहेगी, और अब से कोई भी इस तरीके की प्रतियोगिता नहीं होगी। जय हो कुल देवता की। इस बार पता चल गया कि अगर सच्चे मन और ईमानदारी से आप कोई कार्य करते हो तो वो जरूर सफल होती है। हम भी तुम्हारी तरह नकली लड्डू बना सकते थे। मुझे माफ कर दो प्रताप, मैं भूल गया था कि मैं भगवान की भक्ति में छल कपट कर रहा हूँ, और मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब से लखनपुर गांव चंदनपुर गांव का हर हुक्म मानेगा। नहीं राम लखन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आऊंगा तो फिर मैं देवता की कृपा का दुरुपयोग करूंगा। आज से सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। हम सब मिलकर देवता की पूजा करेंगे। हर साल इसे प्रतियोगिता की तरह नहीं, उत्सव की तरह मनाएंगे। मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा प्रताप। आज से दोनों गांव साथ मिलकर रहेंगे। अब दोनों गांव मिलकर आसपास के गांव को अपने यहाँ पूजा और भोज के लिए न्योता देते हैं, और दोनों गांव एक होकर देवता की पूजा का उत्सव मनाते हैं। और इस तरह से लखनपुर और चंदनपुर गांव का मिलाप हो गया, और दोनों गांवों ने मिलकर कुल देवता की पूजा को महोत्सव देना उचित समझा, और एक खोखली प्रथा के अंत के साथ भक्ति भाव की नई प्रथा की शुरुआत हुई। महुआपुर नाम के गांव में सरस्वती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरस्वती के घर में केवल उसका एक पोता था, राजू। सरस्वती मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करती थी, इसी से उसका खर्चा चलता। राजू अपनी दादी की लड्डू बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करता था। राजू, बूंदी तैयार हो गई है, जरा मेरे साथ लड्डू तैयार कर दे। नहीं दादी अम्मा, मैं गिल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ, अपने आप ही तैयार करो।
जब लौट कर आऊंगा तो 10-12 लड्डू खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना। चूँकि सरस्वती के घर में राजू के अलावा और कोई था ही नहीं, इसलिए वह राजू को डांटती भी नहीं थी। वह देर रात तक खुद ही सारे लड्डू तैयार करती और सुबह को बाजार में बेचने जाती। ताजा मोतीचूर के लड्डू ले लो, जो भी खाएगा खुश हो जाएगा। लड्डू ले लो, ताजे मीठे लड्डू ले लो। सरस्वती के स्वादिष्ट लड्डू गांव वालों को बहुत पसंद आते थे। उस गांव में मन्नू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वह अक्सर बाजार में भटकता और दुकानदारों से खाने की चीजें मांगता। अंकल एक केला दे दो, बहुत भूख लग रही है। चल भाग यहाँ से, केला दे दो। मेरे घर पर केले नहीं लग रहे हैं, मंडी से खरीद कर लाता हूँ, फ्री में नहीं दूंगा। मन्नू जब सरस्वती से लड्डू मांगता तो सरस्वती उसे प्यार से लड्डू दे देती। तुम्हें जब भी भूख लगा करे मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें लड्डू दे दिया करूंगी। मैं रोजाना सुबह यहीं पर बैठती हूँ। अब मन्नू रोजाना सरस्वती के पास आने लगा। सरस्वती जब शाम को घर पहुँचती तो राजू दौड़ता हुआ आता और बचे हुए सारे लड्डू खा जाता। लड्डू खाकर वह फिर खेलने चला जाता। दादी अम्मा 2 घंटे बाद लौट कर आऊंगा, खाना बना हुआ तैयार मिलना चाहिए। दिन भर लड्डू बेचने के बाद सरस्वती घर आकर खाना बनाती। इस तरह बिना आराम के दिन रात मेहनत करने के कारण एक दिन सरस्वती बीमार पड़ गई। राजू बेटा, जरा किसी डॉक्टर को बुला ला, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। नहीं, मैं नहीं जा रहा डॉक्टर को बुलाने। मेरा आज 200 रुपए का बहुत जरूरी मैच है, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। सरस्वती बीमार होने के कारण कई दिनों से बाजार नहीं पहुंची थी। मन्नू रोज बाजार आता और सरस्वती के आने का इंतजार करता। लड्डू बेचने वाली दादी क्यों नहीं आ रही हैं? मन्नू सरस्वती के बारे में पूछता हुआ एक दिन सरस्वती के घर पहुंच गया। दादी, आप लड्डू लेकर बाजार क्यों नहीं आ रही हैं? बेटा, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मन्नू दौड़ता हुआ जाता है और एक डॉक्टर को पकड़ कर ले आता है। डॉक्टर सरस्वती की जांच करके कहता है, माताजी, मैं दवाई दे रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैंने आपको अपनी दादी माना। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा और आप अच्छी हो जाएंगी। नहीं बेटे, अब मेरी उम्र हो चुकी है। एक समय के बाद सभी को इस दुनिया से जाना होता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगी। जरा मेरे पोते राजू को बुला लाओ। मनु जाकर राजू को बुला लाता है। क्या हुआ दादी, मुझे क्यों परेशान किया? राजू बेटा, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। मन्नू तुम्हारा सगा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों भाइयों की तरह ही रहना। मैं तुम्हें 2 जादुई लड्डू देती हूँ। जादुई लड्डू? हाँ, मेरे मरने के बाद ये लड्डू तुम्हारे काम आएंगे। ये हमारे किस तरह काम आएंगे? इन लड्डू को खाकर तुम एक गोल घेरे में दौड़ना। उस घेरे में जितनी जमीन आएगी वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम उस जमीन पर खेती करके आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। कुछ दिनों बाद दादी माँ गुजर गई। मन्नू और राजू अपना अपना जादुई लड्डू लेकर बाहर निकले। मन्नू ने जादुई लड्डू खाया और गोल घेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। वह कुछ ही देर दौड़कर वापस उसी जगह लौट आया जहाँ से उसने शुरू किया था। बुद्धू, तेरे घेरे में तो मुश्किल से 5 एकड़ जमीन आई होगी। तू तो बिल्कुल गधा निकला। मैं 5 एकड़ से ही खुश हूँ।
मैं तो इतना बड़ा घेरा बनाऊंगा कि 400-500 एकड़ जमीन मेरे घेरे में आ जाए। राजू ये जादू लड्डू खाता है और दौड़ना शुरू करता है। वह बहुत बड़ा घेरा बनाने के चक्कर में कई घंटों तक दौड़ता रहा और अंततः वह अपना घेरा पूरा किए बिना ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इस तरह बहुत ज्यादा का लालच करने के कारण राजू का जादुई लड्डू बेकार चला गया। तभी तो कहते हैं, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं, जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा।
6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया, जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए हैं। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे, उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है, जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।